हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं अजय कुमार एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कुछ करंट अफेयर बेस्ड जो बिहार की जो जातीय आधारित जनगणना यानी बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण जो 2022 है, उससे संबंधित अभी तक जितने भी बातें प्रकाशित हो चुके हैं उन सारी बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही यूएन के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया था वर्ल्ड लेवल पर जनसंख्या को लेकर के, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। भारत के संबंध में और अदर देश के संबंध में भी हम थोड़ा सा इसमें जिक्र करने वाले हैं। तो वीडियो पहले के जैसा ही हर वीडियो की तरह ये भी आपका लॉन्ग जाएगा। हेडिता को बना करके रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे नए नए फैक्ट आपको बताने वाले हैं। और अगर बात करें वही कि इससे प्रश्न की अगर बात करें तो कोई भी एग्जाम हो उसमें जो है जनसंख्या से संबंधित रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इस बार जो बहुत समय के बाद जो है बिहार में जाति आधारित जनगणना की जो है वो पूर्ण हुआ है, तो ये काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है ना। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो लॉन्ग जाएगा, पहले ही हम आपको सचेत कर देते हैं। तो और ये भी हम कहेंगे कि जितना भी हम आपको बताएंगे, जितना भी आपको करवाया जाएगा, पीपीटी तो आपको मिलेगा ही मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है ना। और लेकिन हम आपसे क्या कहते हैं कि आप अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स जो है आप खुद बनाइए, है ना। क्योंकि जब हम खुद से लिखते हैं कोई चीज़, या खुद से करते हैं, या खुद से देखते हैं, सोचते हैं, तो उसे हम लंबा समय तक याद रखते हैं। देखिए, अब अगर बात करें हम कि अब ये 12th और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है कि 2 साल में और 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपको लंबा लेकर के चलना है ना। होने का 1 साल में भी हो जाएगा, जैसी आपकी मेहनत है, लक और इसमें काम देता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि लंबे समय तक हमें हर एक चीज़ को याद रखना है। तो नोट्स बनाएंगे खुद का, जितना भी आपको बताएंगे, या अलग सोर्स से भी सर्च मारिए। जो भी आपको नई बात सोचना है मिले, सर्च मारिए, गूगल पर सर्च मारिए, यूट्यूब पर सर्च मारिए। ठीक है ना। आप खुद का नोट्स जो है वहाँ पर बनाना चालू कीजिए। ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे आज के विषय में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो ये कोई भी एग्जाम में ये फिट बैठ जाएगा क्वेश्चन, ये आप क्लियर रहिए। ठीक है। ठीक से कंप्लीट करना है बात को। अगर हम बात करें, एक यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो 2023 आया था, उसमें वर्ल्ड का जो पूरी जनसंख्या की बात किया जाए वो बताया जा रहा है कितना, वो 8 बिलियन जनसंख्या जो है बताया जा रहा है। कितना? 8 बिलियन जनसंख्या बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। भारत की भी हम चर्चा करेंगे। और ये मालूम ही है कि भारत जो है अमेरिका को छोड़कर, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका को अमेरिका नहीं, चीन को छोड़ करके जो है वह पहले नंबर पर अपनी जो है पदवी बना लिया है जनसंख्या के क्षेत्र में। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है भारत के बारे में, तो बोला गया है कि इसकी जनसंख्या जो है कितना हो गया है, 142.86 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या हो गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है ना। जो कि अब जो है सबसे लार्जेस्ट जनसंख्या वाला देश जो है आपका पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड में जो है बन चुका है, भारत बन चुका है। अगर हम यही बात कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल से, अगर इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, तो देखा जाए कि फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं किसको, तो इंडिया को देख रहे हैं 142.86 करोड़ के साथ। वही अगर सेकेंड नंबर पर बात करें तो वो आपका जो है 142.57 करोड़ के साथ जो है दूसरे नंबर पर चाइना अभी बना हुआ है। ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें तो ये आपका अमेरिका 34 करोड़। ठीक है। फिर यहाँ पर अगर बात करें इंडोनेशिया आपका 27.75। उसके बाद आपका क्या है, पाकिस्तान है। फिर आपका है नाइजीरिया है। लेकिन यूएन के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, इसमें एक बात बताया गया है कि अगर हम 2050 तक की बात करें, 2050 तक की बात करें, तो ये बोला गया है कि जो पूरे वर्ल्ड का जो जनसंख्या आपका हो जाएगा वो 9.7 बिलियन हो जाएगा। ठीक है। 9.7 बिलियन हो जाएगा। वही इंडिया अपनी जो है फर्स्ट नंबर का पोजीशन जो है बनाए रखेगा
और ये आपका हो जाएगा 1.67 बिलियन। ठीक है, वही चाइना सेकेंड नंबर पर, लेकिन जो अमेरिका है ना, वे उसकी जनसंख्या घटेगी और घट करके जो है चौथे, जो पहले तीसरे नंबर पर अभी वर्तमान में है, वे चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। और जो नाइजीरिया है वो आपका जो है तीसरे नंबर पर आता दिख रहा है। ठीक है, उससे पर आपका पांचवें नंबर पाकिस्तान, फिर आपका इंडोनेशिया है ना। तो ये हो गया। अगर कुछ और हम इस पर बात कर ले तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम चर्चा की जो विषय लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं, बिहार जो सर्वेक्षण है इस बार जाति आधारित 2022 वाला, वो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे चर्चा करने से पहले इसी रिलेटेड जनसंख्या जनगणना से रिलेटेड थोड़ा सा वर्ल्ड और अपने कंट्री के बारे में इतिहास को देख लेते हैं कि कैसे कैसे अभी तक वर्तमान में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो अगर जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो जनसंख्या हम उसे कहेंगे कि जब कोई निश्चित क्षेत्र पर, जब कोई निश्चित क्षेत्र में जो निश्चित समय में एरिया में जितने लोग रहते हैं वे उसका जनसंख्या कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर ये जान ही गए कि भारत जो है फर्स्ट नंबर पर आ चुका है और अमेरिका चीन जो है सेकेंड नंबर पर आ चुका है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे पहले आधुनिक जनगणना पूरे वर्ल्ड में किसने करवाया, तो वे करवाया था स्वीडन ने करवाया गया था। कब कराया था वो 1749 में। ठीक है, वही अगर बात करें सर्वप्रथम दशकीय, मतलब 10 वर्ष पर एक दशक में जनगणना करना। ठीक है, भारत में भी जो है अभी क्या होता है 10 की जनगणना होता है 10 वर्षों में, लेकिन फिलहाल जो है 11 में हुआ था, पिछला 21 में होना था, लेकिन कोविड के कारण जो है यह डिले हो गया है। अब देखते हैं कब होता है। 23 में शायद अब संभावना नहीं के बराबर ही है, और 24 में इलेक्शन है, समझिए अभी डिले होगा ही। तो ये बात यहाँ पर है। अगर हम वही बात कर लेते हैं कि जो हाँ तो 10 की कौन करा था, यहाँ पर अमेरिका की बात है। ठीक है, और यहाँ पर 1790 में यह करवाया गया था। अगर हम इंडिया की बात करें, जरूरी है याद रखना है, इसे इतिहास में भी हम इसे पढ़ते हैं, जरूरी है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो जनगणना की जो शुरुआत का जो श्रेय माना जाता है वो किन्हें माना जाता है, लॉर्ड मेयो का, है ना। जो लॉर्ड मेयो हैं उन्हें जो है जनगणना का जो श्रेय दिया जाता है इंडिया में। और वो कब से गणना किया जाता है, वो 1872 से, कब से 1872 से। लेकिन यहाँ पर ही एक बात और आती है कि जो दशकीय नियमित जनगणना था उसकी शुरुआत की बात करें तो वो जो है 1881 से माना जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा, 10 वर्षों पर दशकीय जनगणना। ठीक है ना, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है, कॉपी पर जो है नोट डाउन से करना है। ठीक है, अच्छा एक बात और हमें आप बताइएगा कि जो प्रोग्राम जो हम आपको समझा रहे हैं, जो बताया जा रहा है हमारे द्वारा, क्या इससे कुछ आपको फ़ायदा है? कमेंट के द्वारा आप जरूर कमेंट कीजिए। और यदि इसमें कुछ गलतियां आपको नज़र आता है ना, कुछ त्रुटि कुछ गलतियां आपको अगर दिख रहा है, नज़र आ रहा है, तो आप हमें ये भी कमेंट के द्वारा बताइए, या डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। एजे स्टडी लाइव पर जब जाइएगा तो उसमें कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप जो वहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसमें सुधार करने का पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगर हम बात करें कि जब 10 की जनगणना स्टार्ट हो गया 1881 से, एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसे कहा जाता है महाविभाजन वर्ष। 1921 को जो है महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडेड ईयर माना जाता है 2021 को, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो 11 और 21 की जो बीच की जनगणना था, इसमें 10 की वृद्धि बहुत ही न्यूनतम हुआ था, बहुत ही न्यूनतम। 10 की वृद्धि जो है बहुत ही न्यूनतम हुआ था, है ना। तो यहाँ पर ये भी आपको याद है कि एग्जाम में बन सकता है कि जो महाविभाजक वर्ष माना जाता है भारतीय इतिहास में जनसंख्या को लेकर के सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि, वो क्या था 11 से 21 वाला बात था, 1911 से 21 वाला। ठीक है ना, कॉमन सेंस में थोड़ा सा लगा सकते क्योंकि 2011 से 21 में जनगणना हुआ नहीं, तो 19 से 21 में ही होगा, है ना। तो ये आपका बात है। अगर बात करें भारत में 1972 के बाद वर्ष 2011 की जो जनगणना है, वो अगर क्रमबद्ध देखा जाए 1872 से लेकर के अगर 2011 की जनगणना पर ध्यान दें तो ये क्रम में कितना है, 15वीं है ना, 15वीं जनगणना है।
1872 से लेकर के 2011 तक में, मतलब आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद को अगर मिला दिया जाए। लेकिन अगर बात करें आज़ादी के बाद की जनगणना को अगर ले और 2011 तक अगर गिने जाए तो वो कौन सा क्रम होगा, तो ये आपका 7वां क्रम है। मतलब जो अब होने वाला है आज़ादी के बाद से वो आपका 8वां क्रम होगा, 8वां क्रम होगा। और अगर बात करें 1972 से तो वो आपका 16वां क्रम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठ करके आता है कि सर जनगणना क्यों जरूरी है ना, जनगणना जरूरी क्यों है? तो एक अनुमान होना चाहिए। जैसे कि हम एक छोटे स्तर पर अगर लिया जाए, स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में जब हम जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर जो है नाम लिखाया जाता है, एडमिशन लेते हैं, अटेंडेंस डेली होता है। क्यों? क्योंकि एक अनुमान आंकड़ा लगाया जाता है, स्कूल में इतने बच्चे हैं, अब इतने बच्चे के लिए किस किस प्रकार की व्यवस्था करना है, एक क्लास में कितने बच्चों को रखना है, अब इन बच्चों के जो सुविधाएं देना है वो किस अनुपात में देना है। मान लिया 100 बच्चा है ना, अब 100 बच्चे के अगर भोजन की बात करें, मिड डे मील है ना, भोजन की बात करें तो एक अनुमान तो आंकड़ा है कि 100 बच्चे हैं और बच्चे पर अगर मतलब ये 150 ग्राम या 100 ग्राम की अगर अनाज की बात करें पर डे तो उसके अनुसार हम वो एक आंकड़ा विकसित करते हैं। उसी प्रकार एक बड़े लेवल पर वेलफेयर सरकार जो है अपनी जो योजनाएं चलाती है, ठीक है, योजनाएं चलाती है, उसका भी एक अनुमान चाहिए, है ना, अनुमान चाहिए। एजुकेशन को लेकर के, आवास को लेकर के, घरेलू जो है सुख सुविधाओं को लेकर के, है ना, शहरीकरण को लेकर के, फिर यहाँ पर जन्म दर, मृत्यु दर, ये भी एक आंकड़ा सरकार को रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सही डेटा का यूज करके जो हम सही लोगों तक जो इसकी लाभ जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं को लाभ जो हम उसे दे सकें, है ना। तो इन सब के लिए एक आंकड़ा बहुत जरूरी है। और अभी वर्तमान में जब हम ये बात करें जातीय आधारित जनगणना का तो ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बहुत जबरदस्त बन चुका था। हम आगे आने वाले जो स्लाइड है उसमें इस पर चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट पर भी इस निर्णय की हम बात करेंगे आगे चल करके। तो ये आंकड़ा एक बहुत जरूरी हो जाता है ना। चलिए, तो ये बात आपने समझ लिया, ठीक है। और आगे आने वाले जब हम इस पर खुल करके बात करेंगे तो चर्चा करेंगे और डाटा को लेकर के। आगे अगर हम बात करें कि अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, वो आपका है 246। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 जो है देश की जनगणना का दायित्व के बारे में चर्चा करता है ना। और उस पर भारत सरकार के जो है गृह मंत्रालय के अधीन जो है महापंजीय कार्यालय और जनगणना आयुक्त की जो है इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल याद रखना 246 भारतीय संविधान में जो है जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार को। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो जनगणना का जो विषय है वे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये संघ सरकार यानी संघ सूची के अंतर्गत ये आता है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें संघ सरकार के अंतर्गत ये आता है ना। एक आता राज्य सरकार, एक आता संघ, एक आता संवर्ती सूची, ठीक है। तो ये किस में आता है? संघ में आता है, ठीक है। मतलब इसका जो जनगणना का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय, ठीक है ना। और ये याद रखना है 69 जो विषय है 7वीं अनुसूची का संघ सूची वाला, उसमें 69 विषय में जो है ये आपका चर्चा किया गया है जनगणना के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी फैक्ट है, इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं ये बिहार का जो आप स्लाइड में देख रहे हैं ये एक ऑफिशियल आपका है जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर बात करें कि इसका अगर नाम पूछे कि अगर एग्जाम में दे देगा कि जो बिहार के द्वारा जो इस बार जातीय जनगणना किया गया है वो कौन सा जनगणना है या उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर याद रखना है, इसे कहते हैं कि बिहार जातीय आधारित गणना 2022।
रिपोर्ट कब आया है? रिपोर्ट आपका आया है 23 में, लेकिन इसको कहते हैं क्या चीज? 2022। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखा जाए कि थोड़ा सा बिहार की जो जनगणना की जो आंकड़े आई है, ये आंकड़े में बिहार का जनसंख्या है कितना? तो ये आपका पूरा जनसंख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, 13,07,25,310। 13,07,25,310 है ना। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कोटिवार यहाँ पर दिया गया है वो पिछड़ा जनसंख्या की बात करें, जो पिछड़े वर्ग हैं उसकी जनसंख्या अगर बात करें प्रतिशतता में, तो वो 27.1286% है ऑल ओवर पूरी जनसंख्या का। बिहार की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो इसका जो आपका बताया जा रहा है 36.0148%, ठीक है, 36.0148%, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जाति के बारे में, है ना, अनुसूचित जाति के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये आपका 19.6518% है। क्लियर है यहाँ तक? अगर उसी में दिया गया अनुसूचित जनजाति की बात करें, ठीक है, तो इसमें इसका प्रतिशत कितना आपका है? वो आपका है 1.6824%। वहीं पर अगर बात करें अनारक्षित जो लोग हैं उसकी कितना है? 15.52%। तो ये ऑफिशियल है, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। बिहार में भी बहुत सारे एग्जाम जो है अनाउंसमेंट किया जा चुका है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये है आपका। अच्छा, आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो जातीय आधारित जो कास्ट बेस्ड जो सेंसस है वो कब कब हुआ है, ठीक है, कब कब हुआ है ये आपको बताना है। अच्छा, हम आपको ये बता दें कि जो 2011 का जो जनगणना था वो भी, उसमें भी जो है वो भी कास्ट बेस्ड जो है जनगणना था, लेकिन ये जो इसके जो आंकड़े थे वे सरकार द्वारा इसके आंकड़े को जो है उजागर प्रकाशित नहीं किया गया था, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। आगे आपको ये बताना है कि इससे पहले कब हुआ था, क्या आज़ादी से बाद हुआ है या आज़ादी से पहले हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर हम बात करें कि ये जो 2011 से 2021-22 तक के बीच में जो बिहार की जो आबादी में जो वृद्धि हुई है, 10 जो वृद्धि हुई है, वो आपका 12 साल में करीब जो है 25% की यहाँ पर जो है बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। मतलब पूरी इजाफा की बात करें वो कितना है आपका 25.5। अगर 2001 से 11 की बात करें तो वो 24 शायद वो भी 5 था कि 6, आप एक बार कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है, 24 कुछ था, ठीक है ना। यहाँ पर 25.5 दिया है, ठीक है। तो अगर 11 की बात करें तो यहाँ पर 10,40,99,452 था, और 23 में यहाँ कितना है? 13,07,25,310, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब और थोड़ा सा देख लिया जाए तो अभी हमने ऊपर चर्चा किया कि जो पिछड़े वर्ग की जो कुल टोटल जनसंख्या है वो आपका कितना है? तो 27.12, ठीक है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.01%। फिर अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.56%। अनुसूचित जनजाति की बात करो तो 1.68%, और सामान्य वर्ग के 15.52, और यहाँ पर टोटल बात करें तो 13 करोड़ जो है से अधिक जनसंख्या के अनुमान आंकड़ा जो है एकत्रित किया गया है। अब यहाँ पर देख लिया जाए कि जो बिहार में जो जनगणना जो जातीय आधारित इस बार वाला जो जनगणना है जो शुरू किया गया, इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, है ना। और जो इसमें और जो नई नई बातें जो जोड़ी गई है, क्या क्या इसमें प्रावधान हुआ है, जो इसमें विवाद हुआ है, वो भी हम चर्चा करेंगे। अब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, एक एक बात पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट करते जरूर चलिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फैक्ट आपको मिलने वाला है। तो सारी ये बातों का यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि जो बिहार में जो इस बार जो जनगणना की जो शुरुआत हुई
वो क्या था, 7 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, याद रखना। और जो डेटा जो रिलीज किया गया बिहार सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से, वो 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया। 7 जनवरी को शुरुआत किया गया जनगणना की कार्यक्रम, ठीक है, 2 चरणों में हुआ, आगे हम चर्चा करेंगे। और जो डाटा जो रिलीज किया गया सरकार के द्वारा वो कितना है आपका, 2 अक्टूबर है, ठीक है, 2 अक्टूबर है। अब यहाँ पर बात करें कि जो सर्वेक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो बिहार सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग मतलब GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट जो है उसको दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है, बिहार सरकार की एक जो है ना सामान्य प्रशासनिक विभाग था, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट था उसको इसकी जो है जिम्मेदारी दी गई थी। आगे एक यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि द गवर्नमेंट प्लानेड टू कलेक्ट द डाटा जो डिजिटल, मतलब इस बार जो डाटा जो कलेक्ट किया गया था वो आपका डिजिटल था, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ये किया गया था। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन था वो मोबाइल एप्लीकेशन आपका क्या था, तो ये आपका है बिजगा, ठीक है, याद रखना है। बिजगा जो है ये आपका है बिहार जाति आधारित गणना, है ना, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर बात करें, एक काफ़ी सुंदर सा फैक्ट है, ये आपका क्या कहता है कि जो बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन, ठीक है, बेल्ट्रॉन, ये दोनों आपका सेम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिए हैं। बेल्ट्रॉन मतलब बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, है ना, बिहार सरकार की एक एजेंसी ने IT सहायक प्रदान की और मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए महाराष्ट्र स्थित एक निजी फॉर्म ट्रिगिन टेक्नोलॉजी की जो है यहाँ पर सेवाएं ली गई है। एक तो आपका बेल्ट्रॉन को याद रखिएगा, ठीक है, और ये जो मोबाइल ऐप जो था वो आपका है क्या चीज, बिजगा याद रखिएगा, बिहार जाति आधारित गणना, मोबाइल ऐप का जो एप्लीकेशन का जो नाम है वो आपको याद रखना है। फिर जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया है, एक आपका क्या है, बेल्ट्रॉन है, और एक महाराष्ट्र का निजी कंपनी है ट्रिगिन, ठीक है, इसका जो है यहाँ पर सहायता लिया गया है इस बार की जनगणना में, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, तो आगे क्या है कि बिहार में जाति आधारित गणना का जो डिजिटल काम की अगर बात करें तो वो दिल्ली की कंपनी ट्रिगन टेक्नोलॉजी है, उसकी बीच में सहायता ली गई, उसे इसमें जो सौंपा गया था ये पूरा काम। फिर बात करें सर्वेक्षण में बिहार सरकार में की सूची में 214 जातियों की गणना की गई है। इस बार जो बिहार में जो जनगणना का जो आधार था उसमें टोटल जो जातियों की बात किया जाए तो 214 जाति की यहाँ पर बात की गई है, 214 जाति का यहाँ पर बांटा गया है कि सूची के अनुसार 22 जो है अनुसूचित जाति और 32 जो है अनुसूचित जनजाति, 30 की बात किया जाए तो पिछड़ा वर्ग में, और 113 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, और 7 को जो है उच्च कोटि में गिना गया है ना। तो टोटल 214 जिसमें 22 अनुसूचित, 32 अनुसूचित जनजाति, 30 जो है पिछड़ा वर्ग और 113 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, ठीक है, और 7 जो है उच्च जाति में रखा गया है। आगे कुछ फैक्ट यहाँ पर है कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का जो पहला चरण था, फर्स्ट जो चरण था वो आपका क्या है 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ और 21 जनवरी को ये आपका समाप्त हुआ, 7 जनवरी से 21 जनवरी तक फर्स्ट चरण, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान देना है बात को यहाँ पर कि पहले चरण में राज्य के सभी घरों की गणना की गई। पहले चरण में क्या किया गया, राज्य के जो जितने घर थे वे सभी घरों की गणना की गई, ठीक है, घरों की संख्या गिनी गई, उसे दर्ज किया गया। फिर कहता है कि पहले चरण में पूरे जिले कितने 38 जिले, इसमें 534 ब्लॉक, कितने ब्लॉक हैं 534 ब्लॉक, और 261 शहरी स्थानीय निकाय में करीब 25 लाख जो 25,89,497 जो है परिवार तक जो है जनगणना कर्मी जो है वहाँ पर
पहुंचे। ठीक है ना। अब सर्वेक्षण की यदि यहाँ पर दूसरी चरण की बात करें, ठीक है, तो वो 15 अप्रैल से शुरू हुआ। कब तक? 15 मई को समाप्त हुआ। 15 अप्रैल से शुरू होकर के 15 मई को ये आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर है। अगर बात कर लेते हैं कि घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जातियां, उपजातियां, सामाजिक आर्थिक स्थितियां आदि की जो है इसमें एकत्रित किया गया। पहला में घरों की संख्या गिनी गई, ठीक है। दूसरा में क्या है कि घरों में रहने वाले लोग कितने लोग हैं, है ना, उनकी जातियां क्या है, उपस्थिति, ठीक है, यहाँ घर यहीं पर रह रहे हैं कि अन्य रोजगार के लिए बाहर निकले हुए हैं, या कौन कौन से पेशे में हैं, ठीक है। फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज में उसकी क्या स्थिति है इकोनॉमिक को लेकर के, या अन्य कोई भी, है ना, ये आदि एकत्र यहाँ पर की गई। आगे यहाँ पर बात करें तो जब जनगणना वाले जब घर पर जाते थे वो आंकड़ा एकत्रित करने के लिए, तो जो सवाल जो पूछा जाता था लोगों से, है ना, वो 17 प्रकार के जो है प्रश्न जो है अनिवार्य था पूछना। 17 प्रकार के प्रश्न जो है पूछना अनिवार्य था। आगे हम वो 17 का भी लिस्ट जो है दिखाएंगे। ठीक है। परिवार के मुखिया का आधार नंबर, याद रखना ये बात को, आधार नंबर, जाति प्रमाण पत्र संख्या और राशन कार्ड नंबर भरना वैकल्पिक था, है ना। वैकल्पिक था मतलब अनिवार्य नहीं था। आधार नंबर दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर ये आपका 15 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में अपने पैतृक घर से जाति आधारित सर्वेक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत किया। जो नीतीश कुमार का जो बख्तियारपुर जिसका जो उनका पैतृक निवास है ना, वहां से 15 अप्रैल का जब दूसरी चरण का शुरुआत हुआ जातीय आधारित जनगणना का, ठीक है, तो ये आपका जो है वहीं से इसकी शुरुआत की गई। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर बढ़ सकता है कि जो जातीय आधारित जो जनगणना है उसकी शुरुआत कब से हुई। तो ऑप्शन में अगर 7 जनवरी और 25 अप्रैल दे रहा हो तो 15 अप्रैल दे रहा हो तो 15 अप्रैल को लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर खास हम जितना भी चर्चा कर रहे हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर कर रहे हैं। ठीक है ना, उसी से आंकड़ा को यहाँ पर लिया गया है। तो 15 अप्रैल 2023 को जिसकी शुरुआत की गई, तो नीतीश कुमार के जो बख्तियारपुर जो उनकी पैतृक जो आवास है वहाँ से किया गया। फिर कह रहा है कि 22 जनवरी 2023 से दूसरे चरण के अंत तक जन्म नवजात शिशु की गिनती जो है नहीं किया गया। याद रखना है, जिसकी जन्म 22 जनवरी 2022 से हुआ है या उसके बाद वाले का आंकड़ा जो है इसमें एकत्रित नहीं किया गया है, 22 जनवरी के 2023 के बाद वाले को। ठीक है ना। अगर बात करें उस 17 के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते थे, तो ये आप देख सकते हैं। परिवार का सदस्य का पूरा नाम, ठीक है, फिर इसके साथ जो है पिता पति का नाम, है ना। ये 17 एक बार आप लिस्ट को जो है देख लीजिएगा। सभी स्रोतों से जो है मासिक आय कितना है, न्यूनतम 6,000 से लेकर के फिर अधिकतम जो है 50,000 और उससे अधिक तक की बात किया जा रहा है ना। तो ये 17 प्रश्न है, एक बार इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। पीपीटी हम अपलोड करवा देंगे, वहां पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब जनगणना शुरू कराई गई तो कुछ इसमें मालूम है यहाँ आपको राजनीतिक जो है अड़चने देखने को मिला केंद्र सरकार के द्वारा, और जो अपोजिशन है उसके द्वारा भी जो ये आपको देखने को मिला। तो हम पूरी आपत्ति जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का और जो पटना जो उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वे पूरी निर्णय और इससे संबंधित जो और बातें हैं वे पूरी बातों को हम यहाँ पर जिक्र करेंगे आप लोग के बीच। ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो लॉन्ग जा रहा है, आशा करता आपको अच्छा भी लग रहा होगा, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, धैर्यता को बना करके रखें। ये अब वो वाला तो एग्ज़ाम रहा नहीं कि भाई साहब 1 साल में तो पास होना ही होना है, ठीक है, चाहे लिखूं या ना लिखूं। से बाबू हो रहे कंपटीशन, है ना, इसमें कितना है दम, ये लेकर के चलो। ठीक है। तो कुछ कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पर देख लिया जाए, क्या क्या अड़चनाएँ यहाँ पर आई, और अंततः जो रिपोर्ट रिलीज किया गया, ठीक है,
चलिए, तो देखा जाए कि अगर सबसे पहले अगर बात करें तो 20 जनवरी 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। मतलब जो 7 जनवरी को शुरू हुआ, 20 तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था, लेकिन जितने भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिला की गई वो सभी चुनौतियों को खारिज करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट जो इस पर इनकार कर दिया, है ना। जनगणना चलते रहा। आगे जब बात करें एक केस का यहाँ पर जिक्र किया जाता है, वो कहा जाता है कि जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका दायर किया गया। याद रखना है, ये है आपका यूथ फॉर इक्वेलिटी, ये आपको याद रखना है। यूथ फॉर इक्वेलिटी जो है एक याचिका दायर किया गया हाई कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय में। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब याचिका दायर किया गया तो उसमें जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनका क्या कहना था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जाति जनगणना नहीं है। उनका यह कहना है कि यह जो है प्रक्रिया जाति जनगणना नहीं है, बल्कि यह एक जाति सर्वेक्षण है ना। उनका कहना है कि हम यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा जो योजनाएं चलाई जाने वाली है, जो ये चलाए जा रहे हैं, वो कितना सफल है, और जो वितरित किया जा रहा है जिन जातियों को लेकर के, जिसमें जो जाति है वो अभी भी मतलब कागज स्तर पर जो मतलब ठीक है वो ऊंचे हैं, लेकिन वो सामाजिक स्तर पर अगर वो पिछड़ा है तो उनको हमें जानना है। तो ये नीतीश कुमार का कहना था। आगे कहते हैं कि 4 मई 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया। जो 4 मई को जो उच्च न्यायालय का जो पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश था, उसमें क्या किया है कि अंतिम सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया, और राज्य सरकार को यह कहा गया कि जो जितने भी आप डाटा एकत्रित किए हैं, है ना, वे निर्देश जब तक निर्देश ना दिया जाए तब तक उसे आप संरक्षित रखें, है ना, तब तक आप उसे क्या रखें, संरक्षित रखें, ये बोला गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उस समय जितने भी 3 जुलाई 2023 तक की बात करें, उस समय 80% जो है सर्वेक्षण हो चुका था। जब 4 मई को रोक लगाया गया, ठीक है, तो 3 जुलाई तक जो है वो आपको देखा जाए तो उस समय 80% तक जो सर्वेक्षण हो चुका था, मतलब 20% केवल बचा हुआ था। ठीक है, आगे कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो कहता है कि बिहार सरकार ने प्रतिवाद किया कि यह एक जो है केंद्रीय कानून संख्यांकी संग्रह अधिनियम 2008। ठीक है, बिहार सरकार का कहना था कि जो हम सर्वेक्षण इस बार का जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो मेरे द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना, ये एक कानून है संख्यांकी संग्रह अधिनियम 2008। यह हमें अनुमति देता है, यह हमें कहता है कि जो राज्य सरकार को जाति सहित सभी प्रकार की जनगणना और सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। कौन? ये संख्यांकी संग्रह अधिनियम 2008। ठीक है, और यहाँ पर ये बात आपको याद रखिएगा कि ये केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अन्य सभी भारत के राज्यों पर ये लागू था। जम्मू कश्मीर के लिए ये अलग प्रावधान था। ठीक है ना, तो ये जो है राज्य सरकार को एक आदेश देता है कि हम जाति का संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जनगणना, उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं, संख्यांकी संग्रह अधिनियम 2008। ठीक है, आगे बात करें कि 1 अगस्त 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया और बिहार में जाति सर्वेक्षण को जो एक वैध कानून बताते हुए उन्होंने सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने के लिए जो राजी मान गए बात। ठीक है ना, फिर आगे बात आती है बिहार के जो जाति आधारित सर्वेक्षण का जो दूसरा चरण जो 2 अगस्त को फिर शुरू किया गया। दूसरे चरण जो रोक लगा दिया गया था, यहाँ पर 4 मई को जो रोक लगा दिया गया था, वे आपका जो 2 अगस्त को पुनः जो है शुरू किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 21 अगस्त 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने केंद्र सरकार से सर्वेक्षण के संभावित परिणाम के बारे में जो है 7 दिनों के भीतर जवाब मांगने की बात कही। केंद्र सरकार द्वारा जब ये बात उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में, इसका विरोध के तौर पर याचिका दायर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 7 दिनों का अंदर जो है में इस पर जवाब चाहिए कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, है ना। ये है। तो अगर बात करें केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किए और वो बताते हुए बोलते हैं कि जो जनगणना की जो प्रावधान किया गया है, जो बताया था ऊपर 246 जो आर्टिकल है उसमें जो प्रावधान किया गया है वो आपका ये क्या है, ये सेंट्रल का काम है, केंद्र का काम है ना। इसमें 2 अधिनियम का हम जिक्र करेंगे, जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990। ठीक है, एक 1948 जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990, ये दोनों प्रावधान करता है, ये शक्ति देता है कि जो जनगणना की जो जनगणना जो की जाएगी, है ना, वो किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा वो किया जाएगा। और इसके साथ ही हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची का जो विषय है उसमें 69 में जो है ये भी प्रावधान किया गया है कि ये आपका संघ सूची का विषय है और इस पर जो है सरकार, केंद्र सरकार ही इस पर कोई फैसला दे सकता, कर सकता है ना। तो ये बात है यहाँ पर याद रखना, जनगणना और जनगणना जैसी कार्रवाई जो है करने पर अनुमति देता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, लेकिन फिर जो है केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो इसे वापस ले लिया याचिकाओं को, ठीक है ना, समझ रहे हैं राजनीतिक कारण। फिर कहा कि 6 सितंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने मामले में 3 अक्टूबर के लिए जो है स्थगित कर दिया और स्पष्टता अंत तक जो है सर्वेक्षण को प्रकाशित करने की जो है यहाँ पर बात कही गई। जो सर्वेक्षण पर जो प्रकाशन पर जो रोक लगाया गया था उसको जो है उजागर करने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया, है ना। और इस प्रकार जो है सर्वेक्षण यहाँ पर प्रकाशित किया गया कितने, 2 अक्टूबर को गृह सरकार के द्वारा। तो ये कुछ विवादित बिंदु भी है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम आपको करवाएं उसे आपको ठीक से देखना है, नोट डाउन करना है, रिविजन करना है और इससे रिलेटेड जो भी आपको नए सूचना जो नए न्यूज़ मिलता है और जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उस पर आप नोट को अपडेट करते रहें। तो ये हम बिहार से जितने भी संबंधित था और आगे आने वाले समय में और इसका डिटेल होने वाला है, वो जिला स्तर पर कौन जिला में कितनी इसकी आबादी है ना, ये आगे आने वाले समय में होने वाला निकलने वाला है। तो ये बात को यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो जो है करीब 38-36 मिनट का जो है हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों और के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय।